हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन बैंक को। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कवर कर लिया था। मैं हर एक वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए 10-15 मिनट की वीडियोस को ही बस अपलोड करूँगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Question number 29 says, what is the work done by a man raising a bucket of water of mass 10 kgs from ground floor to the first floor? The height of balcony of first floor from the ground floor is 3.5 मीटर। सो डायरेक्टली ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन पूछा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अपने को देखना है कि यहाँ पर हमको वेलोसिटी के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी की वेरिएबल है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। सो हम पहले उसके इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। सो अगर वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक बकेट को रेस कर रहा है, लेट्स से ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है, जो भी है स्पेलिंग, लेट्स इनके बीच का डिस्टेंस h है। तो बकेट यहाँ से ऊपर तक लेके जा रही है, तो किसी एक इंस्टेंट पे इसके मोशन के लॉन्ग इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और ऊपर से कुछ फोर्स लग रहा होगा, तभी तो बकेट ऊपर जा रही है, राइट। सो लेट्स से इसका एक्सेलरेशन a है ऊपर की डायरेक्शन में। सो मोशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ma इक्वल्स टू f माइनस mg। अभी h जो है अपने को 3.5 मीटर दे रखा है और बकेट का मास 10 kg दे रखा है। सो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से भी नहीं बताया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा या फिर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं फिर कि हम यहाँ पर इसके एक्सेलरेशन को 0 रख के देख सकते हैं और नॉन ज़ीरो रख के देख सकते हैं। लेट्स से अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो एफ एम जी के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा उस पर्सन के द्वारा इस बकेट को रेस करने के लिए, हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि एच हो जाएगा। ये हो जाएगा एम जी एच सिंपल। और यहाँ पर मास 10 kg है, जी का वैल्यू 9.81 लेंगे और एच है 3.5। सो इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। सो ये आंसर आता है 343.35 जूल्स। और अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो एफ बराबर हो जाएगा m इंटू ए प्लस जी। तो वर्क डन हो जाएगा m इंटू ए प्लस जी इंटू एच। अब यहाँ पर a तो अपने को पता ही नहीं है, तो हम ये रिज़ल्ट वैसे भी नहीं निकाल सकते। तो पॉसिबल आंसर सिर्फ यही है और ये क्वेश्चन में भी है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं जब अपने को एक्सेलरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सेज अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड हैज़ अ लेंथ ऑफ 150 mm। यानी कि स्प्रिंग को जब खींचा तब उसकी लेंथ थी 150 mm। उसकी पूरे की लेंथ है, सिर्फ उतना नहीं बोला कि इन्होंने 150 mm किस लेंथ को बोला है, उस लेंथ को बोला है। इन्होंने उतने लेंथ को 150 mm नहीं बताया है जितना खींचा है। खींचने के बाद कितना लेंथ होगा स्प्रिंग का टोटल, वो बताया 150 mm। ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड इट एक्सटेंड टू अ लेंथ ऑफ 200 mm। ऑन रिमूवल ऑफ लोड if spring does a work of 6 joule in return to its unstretched position,
in returning to its unstretched position. Determine the stiffness of spring and maximum load applied to spring. यानी कि पहले तो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया तो 150 mm की लेंथ हो गई, फिर फर्दर लोड अप्लाई किया गया तो 200 mm की लेंथ हो गई खींचने की। तो जब लोड को रिमूव किया गया तो स्प्रिंग ऑब्वियसली अपने अनस्ट्रेच पोजीशन पे आना चाहेगा। तो उसने 6 जूल का वर्क डन किया। तो अपने को स्टिफनेस कांस्टेंट बताना है और मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई किया स्प्रिंग पे वो भी बताना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम सोच सकते हैं कि एक तो स्प्रिंग को ऐसे लटकाया हुआ हो किसी पॉइंट से और फिर लोड लगा दिया हो, और एक है कि बस डायरेक्टली ऐसे कहीं पर रखा हुआ है और कहीं से लटकाया नहीं, बस एक जगह पर होल्ड करके फिर खींचा जा रहा हो और एडिशनली लोड लगाया जा रहा हो। तो ऑब्वियसली हम इस वाली सिचुएशन से जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ कहीं से बताया नहीं है कि इसको कहीं से लटकाया है या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में या उस बॉडी के वेट से वो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है। और यहाँ पर किसी फिज़िकल बॉडी का जिक्र भी नहीं किया है सिवाय स्प्रिंग के। तो हम इसी कॉन्फ़िगरेशन से चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब ये लोड नहीं था तब भी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया था। एक सेकेंड, सो इनिशियली जब स्ट्रेच किया गया था तो 150 mm का लेंथ हो गया था उसका पूरा स्प्रिंग का, और 150 mm से जब लोड लगाया गया तब कितना हो गया? तब 200 mm हो गया। ठीक है, mm है। लेट्स से स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट K है। क्या हम इस लेंथ का पता कर सकते हैं कि कितना वो खींचा बाद में लोड लगने पर? ऑब्वियसली 50 mm एक्स्ट्रा खींचा लोड लगने पर। मैं कह सकता हूँ कि लोड के द्वारा कितना वर्क डन हुआ होगा। जो लोड के द्वारा हुआ गया वर्क डन होगा वो हो जाएगा स्ट्रेच की गई लेंथ इंटू स्टिफनेस कांस्टेंट, सॉरी तो फोर्स है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना। तो इतना वर्क तो उस फोर्स ने किया ही होगा। ये तो स्प्रिंग ने किया उस लोड पर। एंड उस लोड ने कितना वर्क डन किया होगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू जो भी उसने डिस्टेंस इसको इलोंगेट किया। यहाँ पर जो स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ है वो तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर 50 mm का हुआ है, और उसको अनस्ट्रेच पोजीशन पे दोबारा से पहुंचने के लिए 6 जूल का वर्क डन हुआ है। देखो क्वेश्चन में ना मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत इंडिकेट की है कि अपने को पहले जो 150 mm का लेंथ है वो भी स्ट्रेच्ड लेंथ दे दिया। मेरे हिसाब से ये भी अनस्ट्रेच्ड लेंथ होना चाहिए। ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ होगा, क्योंकि अगर दोनों ही स्ट्रेच्ड लेंथ है तो अपने को उसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ का तो पता ही नहीं है। तो हमको कैसे पता लगेगा कि 6 जूल का वर्क डन उसने कितने डिस्टेंस के अलोंग किया है? ये हमारी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है और यहाँ स्ट्रेच पोजीशन है। यहाँ पर जो 6 जूल का वर्क डन हुआ है वो बराबर रहेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि उसको 50 mm इलोंगेट करने पर जितना वर्क डन हुआ होगा उतना ही उसको वापस आने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो 50
mm का स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.8 न्यूटन पर mm। है ना, मीटर में आएगी इनिशियली क्योंकि 10⁻³ लिखा है, तो बाद में mm में फिर से कन्वर्ट कर देंगे। तो k का वैल्यू तो यहाँ से आ गया। अब मैक्सिमम लोड कितना लग सकता है, तो देखो मैक्सिमम लोड कितना लगा था ये पूछा, सॉरी, तो वो F फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही होगी, तभी स्प्रिंग को खींच पाएगा। तो F कितना हो जाएगा यहाँ से, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब वो हो जाएगा 0.05। तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा 240 न्यूटन्स। तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स सॉरी मैक्सिमम लोड अप्लाइड की वैल्यू भी आ गई। ठीक, तो यहाँ से फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। अ स्टोन ऑफ मास m kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ स्टोन बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज ऑफ हाइट h m यानी कि h मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस। नेग्लेक्ट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। तो सीधे सीधे एक स्टोन को ड्रॉप किया गया h हाइट के एक बिल्डिंग से, और नीचे पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो ये तो अगर h हाइट का टावर है और इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया है, m kg की बॉल है, तो यहाँ से ग्रेविटी इस पर एक्ट करेगा और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था ना, अगर बॉल को ड्रॉप किया जाए तो उसके वेट के करके बॉडी नीचे गिरती है और एक्सेलरेशन वेट के अलॉन्ग ही रहता है। तो ma = mg बराबर होता है, 10 a = g के बराबर हो जाता है। अब हम यहाँ पर अपने को इसका फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। लेट ये इनिशियली ज़ीरो काइनेटिक वेलोसिटी से मूव कर रहा था और फाइनल में कुछ काइनेटिक वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी जब ये ग्राउंड पर पहुंच रहा होगा। लेट से वो v है, मतलब लेट से वो kf है, v वो वेलोसिटी है जो फाइनली इसने अचीव किया होगा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12m v² और ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन होगा mgh। तो v निकल जाएगा यहाँ से √2gh। और ये रिज़ल्ट हम डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे केसेस में ये काम में आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।